नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज मुख्य रूप से तीन बातों को आपके सामने रखेंगे। एक, जो आपको लेकर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और चुनाव के कारण और चुनाव को लेकर के दो चार बातें आपसे वो करेंगे, रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और उसमें क्या उथल पुथल चल रही है उसकी कुछ बातें बताएंगे, पर्दे के पीछे की। और सबसे बड़ी बात आज आपको आपके सामने रखेंगे आरएसएस और मोदी के बारे में। सीआईए के अंडर कवर आरएसएस और मोदी का प्लान बी शुरू हो चुका है, क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका है। प्लान बी क्या है, इस पर ही पूरा फोकस रहेगा आज की चर्चा का। लेकिन सबसे पहले आपको आपके सामने जो बातें आपके बारे में, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, संसद में ही फूट पड़ गई, संसद के अंदर ही विभाजन शुरू हो गया या खेल शुरू हो गया, ऐसे बहुत सी हेडलाइंस आप देख रहे होंगे। मेरे दोस्त, इन सारी हेडलाइंस का कोई मतलब नहीं है, और ये सारी हेडलाइंस बस हेडलाइंस हैं। सच क्या है वो अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सच ये है कि ये, मैंने कहा आरएसएस का ये प्लान बी है। प्लान ये क्या था? प्लान ये था कि आरएसएस भारत में टू नेशन थियरी लागू करेगी, माफ कीजिएगा, टू पार्टी लोकतंत्र लागू करेगी। वैसे टू नेशन थियरी भी आरएसएस की ही है, भले ही गलती से मेरे मुंह से निकल गया भारत और पाकिस्तान। भारत को बांटने का श्रेय भी नहीं जाता है, लेकिन बात आज टू पार्टी थियरी थी इनकी, प्लान ए। कांग्रेस को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे को ला करके आपका प्रादुर्भाव करवाना, आपका जन्म होना, आपको जन्म देना, या आप अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन करवाना बाबा रामदेव के जरिए। हालांकि शुरू में ही बाबा रामदेव को किनारे कर दिया गया, अन्ना हजारे और खास करके केजरीवाल इसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इसके लिए रामदेव को भी किनारे करके केजरीवाल आगे आकर के इस आंदोलन को संभाला, अन्ना हजारे को आगे करके। लेकिन सच ये था कि इस पूरे आंदोलन का जन्मदाता, इस पूरे आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी आरएसएस की थी। प्लान आरएसएस का था, और उस प्लान ए का मतलब यह था कि भारत में बस दो ही पार्टियां रहें और दूसरी पार्टी कम से कम किसी भी कीमत पे कांग्रेस ना रहे, और कांग्रेस के बदले आपको लाया गया आंदोलन करके, फिर उसको केजरीवाल को हाइक दे करके लाइमलाइट में ला करके, और फिर धीरे धीरे आपको सामने लाया गया और एक पार्टी बनाई गई। वो पार्टी इसलिए बनाई गई थी कि कांग्रेस खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, सिर्फ दो पार्टी रहे, और अमेरिकन डेमोक्रेसी स्टाइल में आप और कांग्रेस दोनों में से कोई भी पार्टी राज्यों में और केंद्र में भी जीते या सरकार चलाए, सत्ता आरएसएस के हाथ में रहे। यही उनका प्लान ए था, जो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ मेरे दोस्त, इसके बहुत पीछे जाएंगे, खास करके सीआईए की योजना, और सीआईए ने कैसे आरएसएस के जरिए भारत में कितना कत्लेआम करवाया, जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के थे उनको मरवाया, या भारत पर किसी भी कीमत पे भारत पर अमेरिका और यानी सीआईए कब्जा करना चाहता था। उसके लिए वो सफल नहीं हो पाया कांग्रेस के कारण। तो उसने, क्योंकि आरएसएस पहले से ही अमेरिका और सीआईए से जुड़ी हुई थी, तो मोदी को भेज करके अमेरिका ट्रेनिंग दिलवाया गया, मोदी को तैयार किया गया, मोदी को प्लांट किया गया भारत में प्रधानमंत्री के रूप में और लाया गया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्लान ए शुरू हुआ, यानी भारत की सारा विपक्ष खत्म हो जाए, दो ही पार्टियां रहें। जैसे अमेरिका में अमेरिकन सिस्टम को लागू करना चाहते थे, जैसे अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं और उन्हीं में से कोई न कभी इसमें कभी उसमें से राष्ट्रपति बनते हैं, उसी तरह से यहां भी दो ही पार्टियां रहें और दोनों में से ही कोई प्रधानमंत्री बने, और दोनों हालातों में नाम लोकतंत्र का रहे, लेकिन दोनों हालातों में देश पर कब्जा आरएसएस का रहे। ये प्लान ए था, लेकिन ये प्लान ये फेल हो गया। फेल क्योंकि कांग्रेस को जितने हल्के में आरएसएस ने लिया था, कांग्रेस उतनी हल्की नहीं निकली। कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती गई। खास करके ये लोग जो देशद्रोही काम करने लगे, या जिन योजना को सामने रख करके, जिन बातों को सामने रख करके इन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 में, आरएसएस सत्ता में आई, यानी बीजेपी सत्ता में आई,
उन सारी चीजों को खड्डे में डाल करके ये अपनी योजना पर काम करने लगे, जिसके कारण देश में एक माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और कांग्रेस फिर से रिवाइव करने लगी, धीरे धीरे मजबूत होने लगी। और खास करके जब राहुल गांधी सामने आए, उनकी यात्राएं शुरू हुई, 2 यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, इन सब चीजों को लेकर के राहुल गांधी इतने मजबूत हो गए, इतने ऊपर निकल गए कि यहां तक कि आरएसएस को यह सोचना पड़ा कि राहुल गांधी के ही पीछे चल करके भारत के गद्दी को पर कब्जा किए रखा जाए। लेकिन राहुल गांधी उसमें से नहीं थे। उसका यह मंसूबा, आरएसएस का राहुल गांधी यानी कांग्रेस को ही बैकअप देने का मंसूबा फेल हो गया। फिर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो उनकी थी ही और सत्ता में है, और उसका सुख वो लोग और उस भोग रहे हैं और भारत को बुरी तरह से लूट रहे हैं। इसी के कारण जो माहौल देश में बना, देश इनको समझने लगा और देश को पता चल गया कि ये देश के लिए नहीं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। इसके बाद जो प्लान ए था वो कमजोर हो गया, धीरे धीरे फेल हो गया। यानी आप पार्टी को इतने ऊपर और इतने आगे तक नहीं ले जा पाए कि कांग्रेस का विकल्प बना सकें, यानी भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी ही रहे भारत में, कांग्रेस ना रहे, ये नहीं कर पाए। कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हुई और अब नेतृत्व भी कर रही है, विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी, और आगे प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यह बात समझ में आ चुकी है आरएसएस, मोदी को छोड़िए, मोदी तो एक मोहरे हैं, आरएसएस और सीआईए कवरिंग के। फिर मेरे दोस्त प्लान बी पर काम शुरू हो गया। प्लान बी क्या है कि सिंगल पार्टी, एक पार्टी ही रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी। फिर ये अपने आप को बदल करके, अपने प्लान बी इनका था चाइनीज सिस्टम को लागू करना। चीनी लोकतंत्र, अगर उसे लोकतंत्र कहते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन चीनी सिस्टम को लागू करना या रशियन सिस्टम को लागू करना, जहां एक ही आदमी राष्ट्रपति रहेगा और वो अंत तक रहेगा और उसको कोई नहीं हटा सकता, एक ही राज्य करेगा। उस सिस्टम को पर ये लोग काम करने लगे, चाइनीज सिस्टम पे, और चाइनीज की मदद, चीन की मदद से। अमेरिका भी इसमें साझीदार है। अमेरिका को जो मिलना था मिल गया, चीन को जो मिलना था मिल गया। भारत का बाजार, एफएमसीजी बाजार 70% से ज़्यादा चीन को मिल चुका है। भारत का सामरिक बाजार यानी हथियारों का, वो 100% अमेरिका को मिल चुका है, अमेरिका के पिछले कुछ देशों को मिल चुका है, कम से कम रशिया के हाथ से निकल गया है। यह स्थिति क्रिएट हो गई जब, तो इन्हें लगा कि अब प्लान ये नहीं हो सकता, यानी दो पार्टी में एक पार्टी इतनी आगे नहीं बढ़ा पाए कि उसे कांग्रेस का विकल्प बना पाते। तो कांग्रेस अब मुकाबले में जब आ गई सीधे, तो इन्हें अपना प्लान चेंज करके सिर्फ एक पार्टी पर काम करना शुरू किया। तो अब परिणाम क्या होगा मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। और रिजल्ट ये है कि आज जो बोलेंगे वो आपको शायद अभी अजूबा लगे, लेकिन कुछ दिनों में आपके सामने आया। और ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं। अरविंद केजरीवाल खुद एक आरएसएस के ही लिए काम करते हैं, आरएसएस की ही, यानी आप पार्टी आरएसएस की ही पार्टी है। अब जो विलय का नाटक, तोड़फोड़ का नाटक चल रहा है, चड्ढा चले गए अपनी चड्डी उठा करके 6-7 लोगों को लेकर के बीजेपी में, ये सब एक बाह्य दिखावा है। कालांतर में, थोड़े दिनों में ही, शायद 2026 के अंत से पहले ही, आप पूरी पार्टी ही बीजेपी में विलय हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल खुद बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस प्लान पर अब काम कर रहा है, और यह जब आपको देखने को मिलेगा तब आप मुझे याद कर लेना। तो मेरे दोस्त, जो हाय तौबा मचा हुआ है कि आप पार्टी टूट गई, तोड़ दिया, खरीद लिया, ईडी से डरा के धमका के, खैर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने आप में माफिया है, और ये सरकार माफिया सरकार है। इनके शूटर और एक्सटॉर्शन के रैकेटर जो हैं वो वही हैं, ईडी सीबीआई, इन्हीं का इस्तेमाल करके ये रैकेट चलाते हैं। ये सब पूरी दुनिया, पूरा भारत अब जानता है, हर आदमी जानता है, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ है कि ईडी सीबीआई का डर से वो लोग गए, ऐसा कुछ नहीं। ये प्लान का हिस्सा है। इस प्लान में केजरीवाल खुद शामिल हैं। केजरीवाल के इस प्लान से जो नहीं जानते, जैसे हो सकता है कुछ लोग, कुछ नेता जो आज काफी नेतृत्व में हैं, काफी लाइमलाइट में हैं, या 10 सांसदों में से 3 सांसद अभी बचे हुए हैं। संजय सिंह का एक नाम प्रमुख है, तो संजय सिंह को हो सकता है ये बात ना मालूम हो केजरीवाल के बारे में। तो इन सब
चीजों को बाद में उनको समझ, भले वो इस बात से अनजान हो, लेकिन सच यही है कि कुछ दिनों में ही पूरी आप भारतीय जनता पार्टी में का विलय हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और उस तरफ से सरकार बन जाएगी और अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस तरह का मतलब प्लान अब सिंगल पार्टी पर आ गई, यानी भारत में अब एक ही पार्टी रहेगी, वो कांग्रेस से ही लड़ेंगे और कांग्रेस को ही मिटाने की कोशिश करेंगे और चीन के तर्ज पे भारत में नरेंद्र मोदी को आजीवन जिम्मेदारी में रखेंगे, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बना करके। ये ट्रंप, ये अमेरिका की, CIA की, RSS की और फ्रंट चेहरा मोदी की योजना है। इसको आप समझ गए। आते हैं दूसरे पॉइंट पे मेरे दोस्त। ट्रंप पर हमला हुआ अमेरिका में, यह एक प्रायोजित हमला था, वो ट्रंप द्वारा ही करवाया गया था, इसलिए क्योंकि उन्हें अपने लोगों की, यानी अमेरिका में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अपने प्रति सिंपैथी बनाए रखने के लिए ये ट्रंप का ही ड्रामा था। इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। इमेज धीरे धीरे गिर रही थी, लोग विरोध कर रहे थे। अब आम जनता तो ये बात समझती नहीं, आम जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है आराम से, वो हो गया। अब अमेरिका की जनता भी थोड़ी दया भाव या थोड़ा इमोशन आ गया होगा ट्रंप के प्रति, इसलिए थोड़ा उनका रुख नरम पड़ जाएगा। जो युद्ध को लेकर, ईरान से लड़ रहे युद्ध और इजराइल का साथ देने को लेकर के ट्रंप का विरोध हो रहा था, ट्रंप को हटाने की बात चल रही थी, उसमें वो बात धीमी पड़ जाएगी। लेकिन वैसे ट्रंप कोई हटने वटने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रंप अब खुद युद्ध से ही पीछे हट गए हैं। ट्रंप युद्ध नहीं लड़ेंगे, यानी अमेरिका युद्ध नहीं लड़ेगा ईरान से हार चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अमेरिका क्यों नॉर्थ कोरिया जैसे मतलब छोटे छोटे जिनके पास न्यूक्लियर पावर है उनसे नहीं भिड़ता या नहीं सामने जाता, वही कारण अब ईरान के लिए है। ईरान से युद्ध लड़ने की क्षमता अमेरिका में नहीं है और अब नहीं लड़ेगा, और इसीलिए ये युद्ध विराम का जो ड्रामा चल रहा है, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, ये सब एक क्या कह सकते हैं, स्क्रिप्टेड है। ये सब दिखावे के लिए है, ट्रंप द्वारा गढ़ा गया है। ट्रंप को अब किसी समझौते की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे ही मियाद बढ़ाते रहेंगे, युद्ध से दूर रहेंगे, यानी अमेरिका अब युद्ध से दूर रहेगा, इजराइल लड़ता रहेगा। ऐसे छोटे छोटे देश हो सकता है, मतलब UAE के देशों में ही दूसरे छोटे दुबई और अरब अमीरात और इन सबको मिला करके उन लोगों को उसका करके ईरान पे हमला करवाएं, युद्ध करवाएं, युद्ध बंद नहीं होगा मेरे दोस्त। ट्रंप युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध में नहीं उतरेंगे, यानी अमेरिका युद्ध अब नहीं लड़ेगा, लेकिन युद्ध कभी बंद नहीं होगा तब तक, इस पर भी फाइनल आते हैं मेरे दोस्त, तब तक जब तक इजराइल का वजूद, नक्शे पर इजराइल नाम है, इजराइल का वजूद है, इजराइल है, तब तक युद्ध बंद नहीं होगा। अब या तो इजराइल का वजूद ना रहे, इजराइल नाम ना रहे, इजराइल देश ना रहे, या फिर पूरी दुनिया ना रहे, इन दो ही सूरत में युद्ध बंद होगा। और सबसे बड़ी बात आप समझ लो, वो कौम हो चाहे जो भी हो, वो आदमी कभी जिम्मेदार नहीं होता। खास करके अगर इजरायली यहूदियों के बारे में कहा जाए तो वो आदमी कभी जिम्मेदार नहीं होता जो खानाबदोश होता है, यानी इधर उधर जाकर के। वैसे भी इजराइल नाम ही गलत है, इजराइल जो जहां है वो इजराइल का है ही नहीं। जर्मनी खानाबदोश, यानी जर्मन से निकाले गए यहूदी, फिलिस्तीन ने उन्हें शरण दी और वहां आकर बस गए, यानी वो खानाबदोश हैं। दूसरे की जमीन पर रह गए, बस गए और अपना देश घोषित कर दिया अमेरिका की मदद से, और वो इजराइल है, यानी इजराइल खुद खानाबदोश है। इजराइल का वजूद ही खानाबदोश है, और ये कभी शांति से नहीं रहते और आगे भी कभी नहीं रहेंगे। ये दुनिया को खत्म करवा देंगे, लड़ भिड़ करके, लड़वा भिड़वा करके जो भी करेंगे, या पूरा खत्म हो जाएगा, फिर वो कहीं अपना झोला झंटा उठा करके कहीं और किसी और देश में जाकर के, मतलब फिलिस्तीन छोड़ करके कहीं और जाकर के इजराइल या कोई कजराइल जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, जाएंगे, लेकिन तभी शांति होगी दुनिया में। या फिर न्यूक्लियर वार हो जाएगा, दुनिया ही नहीं रहेगी। ये स्थिति, इससे पहले युद्ध बंद नहीं होगा। जो युद्ध बंद होने की उम्मीद कर रहे हैं वो गलत उम्मीद कर रहे हैं। युद्ध जारी रहेगा, अमेरिका युद्ध से दूर रहेगा। मेरे दोस्त, अब दूसरे एक पहलू को, युद्ध बंद रहे या युद्ध चालू रहे, लेकिन भारत की मुसीबत कभी कम नहीं होगी। ट्रंप का हमला
भारत पर कभी कम नहीं होगा। आपने देखा ही है कि अभी एक दो दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को बेइज्जत किया, भारत को नरक कहा और ड्रग पेडलर कहा, मतलब ड्रग सप्लायर कहा। इस तरह से कुछ बातें जो सोशल मीडिया से आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सारी बातें कही। तो ये सारी बातें भारत को अपने दिल पर नहीं लेने की जरूरत है। ट्रंप भारत को कुछ नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, उनकी हैसियत और हिम्मत भी नहीं है कि वो भारत को नरक या भारत को ड्रग डीलर कहें। यह ट्रंप की हिम्मत नहीं है, ट्रंप के औकात से बाहर की चीज है। असल बात है, ट्रंप नरेंद्र मोदी और अडानी को ही भारत समझते हैं, और नरेंद्र मोदी हालांकि खुद अमेरिका के एम्प्लॉइज हैं, अमेरिका के प्रोजेक्टेड हैं, अमेरिका के प्लांटेड हैं, तो ट्रंप नरेंद्र मोदी को कुछ भी कह सकते हैं और नरेंद्र मोदी उन बातों का जवाब नहीं दे सकते, देंगे भी नहीं और कभी नहीं देंगे, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट यानी एक एम्प्लॉइज जो होता है वो कभी अपने एम्प्लॉयर का जवाब नहीं दे सकता। मतलब जो नौकरी देता है, दाता है, और जो नौकरी करता है, मोदी चौकीदारी कर रहे हैं। उन्होंने एक डायलॉग दिया था पूरे देश में, तब हम इस बात को सोचते थे कि नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं, लेकिन सच ये था कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के चौकीदार हैं, भारत में चौकीदारी कर रहे हैं, भारत को अमेरिका के हवाले धीरे धीरे कर रहे हैं। इस तरह की चौकीदारी, वो अमेरिका के चौकीदार हैं, न कि भारत के। काम तो अब तक उन्होंने यही किया है जिससे भारत सर से, मतलब भारत नहीं, खुद सर से पांव तक लटके रहे, झुके रहे, या साष्टांग दंडवत हैं अमेरिका के सामने। इसमें कोई दो राय नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आप भी मानते हैं। तो मेरे दोस्त, ट्रंप अगर भारत को कुछ कहता है तो यह भी आप नल एंड वाइट मान के चलिए, इस पर कोई गंभीरता से मत सोचिए, क्योंकि ट्रंप भारत को कह भी नहीं सकता, उसकी हिम्मत भी नहीं, उसकी औकात भी नहीं, और कह भी नहीं सकता। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ से ऊपर की जनता का एक विशाल देश। नरेंद्र मोदी को भारत समझ के कुछ भी कहता रहता है, और वो सारी चीजें नरेंद्र मोदी पर ही कहता है। नरेंद्र मोदी खुद भी नरक के गेटवे बन चुके हैं, और उनके इंप्लॉइज हैं अगर अमेरिका के, तो कुछ भी कह सकता है। दूसरा, अगर अडानी को उसमें जोड़ दिया जाए तो अडानी, आप भी जानते हैं कि अडानी मतलब ड्रग डीलर हैं, बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं। हजारों हजार करोड़ उनके पोर्ट से ड्रग पकड़े गए हैं और उसका कोई पता नहीं क्या हुआ, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब उसके मालिक, वो ड्रग डीलिंग के कारोबार उन्हीं का था। तो अगर ट्रंप जो कहता है वो सिर्फ मोदी को कहता है और अडानी को ध्यान में रखकर कहता है, भारत को नहीं, ये बात और भी आपके सामने साफ हो गई। और यह निश्चित है मेरे दोस्त कि भारत में मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेगा, ट्रंप के कहने पर ही चलेंगे। क्या क्या किए ट्रंप के कहने पर, और ट्रंप का कभी जवाब नहीं दे सकते, मालिक का कौन जवाब देगा? ट्रंप तो, मोदी तो चौकीदार है। जो स्थितियां बनी हैं, यानी रसिया से हमारी दूरी बनी, चीन से जो स्थिति बन रही है, अब चीन और रसिया और ईरान एक हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति बन रही है, उस हालात को अगर देखें तो भारत बद से बदतर होता जाएगा। और बद से बदतर बनाने के लिए ही भारत को, नरेंद्र मोदी को प्लांट किया गया था भारत पे। आरएसएस अपनी इस महत्वाकांक्षा को कि आरएसएस का ही राज रहे, आरएसएस ही राज करे, यहां तक कि ये तो अंग्रेजों से ही मांग रहे थे, समझौता करने के लिए हर तरह की तैयार थे, तो आरएसएस ही राज करे, इस सिद्धांत पे तब भी काम किया जब अंग्रेज थे। अंग्रेज गए, उसके बाद या इनके लोग जो इनके नेता रहे या आज जो हैं, वो सब उनके लिए ही काम करते हैं, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, इनके लिए ही काम करते हैं। भारत के लिए इनके प्रति, इनके मन में कोई प्रेम या राष्ट्रवाद ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी के लिए भी वही बात है। मोदी को जिस दिन प्रेशर पड़ेगा, कहीं अगर सत्ता पलट गई, किसी कारण बस पलटने की कोई उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि अब एक पार्टी थ्योरी पे, अगले प्लान पे आरएसएस काम कर रही है। लेकिन अगर पलट गई तो इनको देश छोड़कर भागते देर नहीं लगे। ये कहां टिकते हैं? कौन टिका? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कौन? मतलब जो जिसके ऊपर जरा भी प्रेशर पड़ा भारत सरकार का या कानून का, वो तुरंत भारत छोड़ के, इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। अपने सुखों को ये ध्यान में रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करते हैं। और जब भी किसी देश में एक अयोग्य व्यक्ति को सत्ता पर बिठा दिया जाता है गलती से, तो वो उसका पूरा जोर अपने आप को बचाए रखना होता है, और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रंप द्वारा बोली गई बात को मोदी कान में नहीं लेते, वो ले भी नहीं सकते। भारत को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए बोलता भी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी और अडानी को ध्यान में रखकर बोलता है। उसके सारे बयान जब से
और आज तक अगर देख लीजिए तो उसके सारे बयान, यानी ट्रंप के सारे बयान या अमेरिका के और दूसरे लोगों के, अमेरिका का सारा बयान जो है वो सिर्फ मोदी और अडानी पर ही सीमित होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि यही दोनों भारत हैं। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ का देश। देखना है कब बदलाव होता है। लेकिन यह तो सच है कि अगर आरएसएस अपने प्लान बी में भी कामयाब हो गई, सत्ता में तो आ गई, प्लान ये फेल हो गया, लेकिन प्लान बी में कामयाब हो गई, अगर नरेंद्र मोदी को आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाए रखने में कामयाब हो गई, तो भारत खत्म।